जब भी आप लद्दाख की ट्रिप प्लान करोगे तो इंटरनेट पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी। सब में वही रोड्स, वही लेक्स, वही माउंटेन्स और वही हिमालयन या बुलेट का एडवेंचर। फिर भी हर एक लद्दाख की ट्रिप एक दूसरे से इतनी अलग क्यों लगती है? शायद इसीलिए क्योंकि लद्दाख की कहानी उसकी लोकेशंस में नहीं होती, बल्कि उन लोकेशंस तक पहुंचने की जर्नी में होती है। उन जगहों तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, वहां पहुंचकर आपने क्या देखा और सबसे इम्पोर्टेंट उस लोकेशन पे आपको क्या फील हुआ, इन सब में होती है कहानी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लद्दाख नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फील करवाने की कोशिश करूंगा कि लद्दाख की रोड ट्रिप एक्चुअली में कैसी फील होती है। पहले 2 दिन एक्लेमेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर रोड सबसे ज़्यादा टफ है, 16,000 फीट की ऊंचाई पे बाइक चलाना कैसा फील होता है, हानले की रात इतनी ज़्यादा मैजिकल क्यों लगती है, और जब टेम्परेचर माइनस में हो तो सोमो रेरी का फ्रोज़न लैंडस्केप कैसा फील होता है। ये वीडियो लद्दाख की फेमस जगहों के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उन फीलिंग्स के बारे में जो मैंने लद्दाख जाकर फील की है। और यही है मेरी और मेरे दोस्तों की लद्दाख की कहानी। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ठंडी है। ये लोग आके सीधा गद्दे के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर -7 टेम्परेचर हो रखा है सुबह के 9 बजे। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर और देखने जाए तो ये इतना बड़ा रूम हम लोग ने लिया है, यहाँ पर 2 दिन रुकने वाले हैं। यहाँ से माउंटेन का जो नज़ारा है वो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी का प्लान यह है कि फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद जहाँ से हमें बाइक रेंट करनी है तेंजिन भाई के वहाँ पे मिलने जाएंगे। चाय नाश्ता करने के बाद उनके वहाँ पे जाएंगे, बाइक रेंट करेंगे और खारदुंगला पास और जो दूसरे हाई एल्टीट्यूड पासेज है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे फ़िलहाल वेदर कंडीशन है। आज हमारा पहला दिन था लद्दाख में, जो कि सी लेवल के कंपेयर में काफ़ी ऊंचाई पर था। दिल्ली के कंपेयर में यहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा पतली थी और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम थी। इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी था कि पहले कुछ दिनों में हम लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी ना करें और हमारी बॉडी को यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालने का ट्राई करें। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के दिन का प्लान हमने बनाया वो ये था कि आने वाले दिनों के लिए जो बाइक हमें रेंट करनी थी उसका काम आज ही ख़त्म करते हैं और यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। गेस्ट हाउस पे नाश्ता करके हम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हैं तेंजिन भाई की ऑफिस पे। हानले से न्योमा तक हम लोग यही रास्ता, हानले से जो नॉर्मल न्योमा का रास्ता है ना वही पकड़ोगे। हानले से होते हुए लोमा से न्योमा से माहे ब्रिज क्रॉस करके फिर गए सोमोरिरी। हाँ, ये ऐसे करके लोमा। तेंजिन भाई जो कि हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं और उन्हीं के यहाँ से हमें लद्दाख के लिए बाइक भी रेंट करनी थी। जब उनको हमने लद्दाख की हमारी रोड ट्रिप के इनिशियल प्लान के बारे में बताया तो उनसे हमें पता चला कि हमारे प्लान के हिसाब से अगर हम घूमते हैं तो हमें EMS होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तेंजिन भाई यहाँ के लोकल थे और उनके पास यहाँ की जगहों का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। उसका यूज़ करते हुए उन्होंने हमें हमारे प्लान में कुछ चेंजेस करके दिए और EMS से बचने के कुछ तरीके बताए। करना है अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो?
AMS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी पीना है दबा के, तो मतलब अपने को हाइड्रेट रखना है। ओके। और सूप बहुत ज़रूरी है। अब सूप हम लोग वगैरह, हाँ सूप मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सूप में क्या होता है एक्चुअली गार्लिक होता है ना, जिंजर गार्लिक वाला सूप पी लो, होता है ना, फिर कुछ ना कुछ खाते रहना, कपड़े ज़्यादा पहनो, थोड़ा गर्म रखो। AMS का हो या बीमारी ना, मेन चीज़ क्या है आपका माइंड सेट है। तो आप जैसा तेंजिन भाई के वहाँ से AMS से बचने के तरीके जानकर और बाइक रेंटिंग का काम ख़त्म करके हम लोग पहुँचते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, जहाँ यहाँ की जमा देने वाली तेज़ ठंड से बचने के लिए हम लोग कुछ कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। अगर AMS से हमें बचना है तो बॉडी को गर्म रखना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने जितना सजेस्ट किया है वो ये है कि काफ़ी सारी सूपी चीज़ें पीनी है, पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है और बॉडी को गर्म रखना है। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग मतलब घर से लाए नहीं है। जैसे कि मैंने ये टोपी है वो ख़रीदी है यहाँ से। अगर हम लोग बॉडी को गर्म नहीं रखेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि धीरे धीरे AMS के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो सकता है। क्या क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लद्दाख के आज पहले दिन पे हमें यहाँ के ही लोकल से सीखने मिला कि बॉडी को कैसे सही तरीके से एक्लेमेटाइज किया जाता है, और उन्हीं के पास से बाइक्स को रेंट करके प्रिपेयर हुए हमारी लद्दाख जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट करने के लिए। रात के डिनर में हम लोग यहाँ के ही एक लोकल डिश को ट्राई करते हैं जो हमारी बॉडी को और भी बेटर तरीके से एक्लेमेटाइज होने में हेल्प करती है। तो आज से फाइनली हमारी जो लद्दाख की जर्नी है वो स्टार्ट होगी। आज पहला दिन है हमारी बाइक राइडिंग का, और आज के दिन पहले हम लोग विज़िट करने वाले हैं यहाँ से लामायुरू। तो जैसे कि बाइकर्स रेडी है और हम लोग अभी फ़िलहाल निकलेंगे लामायुरू के लिए, और सबसे पहले जाएंगे लामायुरू पेट्रोल भरवाने के बाद, जो कि सबसे दूर का डेस्टिनेशन है। फिर वहाँ से रिटर्न आते हुए हम लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब और फिर वहाँ से लेह शाम तक वापस पहुँचेंगे। ले सिटी में ही बाइक में पेट्रोल को भरवाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे लामायुरू के लिए। आज के इस दिन के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे और वरुण के अलावा बाकी के 3 लोगों को लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लद्दाख के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को करीब से देखने का मौका मिलने वाला था, और यहाँ के इन खूबसूरत रास्तों पे बाइक चलाने की उनकी मन की इच्छा आज फाइनली पूरी हो रही थी। अभी ले सिटी से निकले हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ था कि हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। अभी निकल के आधा घंटा भी नहीं हुआ था और एक प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर फ्यांग के पास में एक चेक पोस्ट है जहाँ पर हम लोग को परमिट के लिए पूछा गया है, और हम लोग को पता नहीं था कि लामायुरू जाने के लिए भी परमिट लगता है। तो अभी फ़िलहाल वरुण जो है वो परमिट निकालने बैठा है। लद्दाख की इस ट्रिप में प्लानिंग से लेके परमिट्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम वरुण के हिस्से में था, लेकिन कल शॉपिंग के चक्कर में यहाँ घूमने के लिए लगने वाले परमिट्स को निकालने का काम वरुण से रह जाता है। लकीली यहाँ पे वरुण के फ़ोन में इंटरनेट चल रहा होता है, जिसका यूज़ करते हुए वरुण ने सारे लोगों के परमिट्स ऑनलाइन तुरंत ही निकाल लिए। परमिट्स को दिखाने के बाद फाइनली हमें आगे जाने दिया जाता है, जहाँ कुछ ही देर के ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुँचते हैं इस रास्ते के एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे। तो ये है संगम पॉइंट। जो उस तरफ जा रहा रास्ता वो है ज़ांस्कार का रास्ता, और इस तरफ से लेह का रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नदी जा रही है वो है इंडस नदी, और उस तरफ से आ रही है वो है ज़ांस्कार नदी। ज़ांस्कार नदी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, और दोनों यहाँ पर मिलती है और फिर इस तरफ का रूट पकड़ती है जो कि लामायुरू साइड है। तो हम लोग अभी नीचे तो नहीं जा रहे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा वहाँ नीचे पहुँचने में, तो लामायुरू फिर रह जाएगा। तो हम लोग ये बस ऊपर से ही ये नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं और थोड़ी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। संगम पे कुछ अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी लामायुरू। लामायुरू की मोनेस्ट्री फ़ोटोज़ में जितनी सुंदर लगती है उतने ही सुंदर वहाँ पहुँचने के रास्ते थे।
यहाँ के गांव से गुजरते हुए इन रास्तों पे गाड़ी चलाते हुए आपको देखने मिलेंगे काफ़ी सारे प्रेयर व्हील्स और जगह जगह पर बनाए हुए स्तूपास। बाजू में बहती हुई नीले रंग की इंडस नदी के साथ गाड़ी चलाते हुए एक लंबी राइड के बाद हम लोग पहुँचते हैं लामायुरू। लामायुरू आते आते बहुत ज़्यादा लग गई है और अभी यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि हल्की सी स्नोफॉल हो रखी है और अभी टेंशन ये है कि हम लोग को यहाँ से वापस जाना है। बट फिलहाल ये नज़ारा देखो। यहाँ की एंट्री फीस को पे करके हम लोग मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ यहाँ के अलग अलग रूम्स को एक्सप्लोर करते हुए हमें देखने मिलते हैं सदियों पुराने स्टैच्यूज और देखने मिलती है एक ऐसी जगह जो लामायुरू की कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ की कहानी के हिसाब से माना जाता है कि बुद्धिस्ट गुरु नरोपा जी ने यहाँ की एक गुफा में 12 सालों तक डीप मेडिटेशन किया था, जिसकी वजह से यहाँ सालों पहले जो लेक हुआ करती थी उसका पानी सूख जाता है और इस तरीके से यहाँ की ज़मीन पे लामायुरू की मॉनेस्ट्री और गांव के लिए जगह बनी। नरोपा जी की उसी गुफा को आज भी इस मॉनेस्ट्री में देखा जा सकता है। मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए काफ़ी सारे अलग अलग रूम्स को हमने देखा, जहाँ घूमते हुए मेरी नज़र यहाँ पर रखे हुए पूजा सामग्री के एक सामान पे पड़ी। तो अगर आप मॉनेस्ट्री में आते हो और आपको एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू आती है जब भी कोई मॉनेस्ट्री में जाते हो, तो ये जो धूप होता है उसके अंदर ये चीज़ जलाई जाती है। ये होता है जूनिपर और ये जो होता है वो यहाँ पर उगने वाली काइंड ऑफ एक नेचुरल जड़ी बूटी होती है, जिसको यहाँ पे मॉनेस्ट्री में यूज़ करते हैं। और ये जो जूनिपर है उसको अगर आप जलाते हो तो ऐसा माना जाता है कि उसकी खुशबू से जो एरिया में आप जलाते हो, जो अपने घर में जलाते हो, तो उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलती है। पर्सनली मुझे इसका जो खुशबू है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्पीति के टाइम पे भी और लास्ट टाइम लद्दाख के टाइम पे भी मैं मेरे घर के लिए ये जूनिपर ले मार्केट से लेके गया था। मॉनेस्ट्रीज में आने वाली खुशबू अगर आप घर पे लेके जाना चाहते हो तो लद्दाख की शॉपिंग लिस्ट में इस चीज़ को ज़रूर रखना। मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हम लोग एक व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं, जहां से लामायुरू का सबसे फेमस लैंडस्केप हमें देखने मिला। कहा जाता है कि रात में जब ये पीले रंग की मिट्टी चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है तो ये पूरी जगह चांद की सरफेस की तरह दिखती है और शायद यही रीज़न होगा कि लामायुरू को मून लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मेरा प्लान था कि अगर टाइम होता तो मूनलैंड के ऊपर जाना, मतलब ये जो जगह दिख रही है वहाँ कहीं पे जाके मतलब अच्छे से फ़ोटो वगैरह खींचना, उस जगहों को एक्सप्लोर करना, किस तरीके से चीज़ें बनी हुई है, पैटर्न्स बनी हुए, उसको क्लोजली देखना। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्पॉट ढूंढा है जहाँ पे हम लोग ने बाइक पार्क करी है और यहाँ से एक छोटा सा नज़ारा है। ये जो मूनलैंड है यहाँ का, वो स्पीति वाला जो मूनलैंड था उससे भी ज़्यादा बड़ा है स्केल वाइज, तो थोड़ा ज़्यादा अनरियल फील दे रहा है कि मतलब प्रॉपर मूनलैंड वाली फील आ रही है यहाँ पर। कुछ देर तक इस व्यू को देखने के बाद हम लोग ले की तरफ जाने की रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में आ रहे गुरुद्वारा में दर्शन करके हम लोग काफ़ी देरी के बाद ले पहुँचे। तो फाइनली काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद हम लोग ले पहुंच चुके हैं और आज भी हम लोग अगेन यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशनल डिश है वो खा रहे हैं। आज हमने ऑर्डर किया है थैंतुक, जो कि यहाँ का एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है और अगेन वो भी एक सूपी टाइप डिश है, तो वो हेल्प करेगा एक्लिमेटाइज होने में। तो आज हमारा प्लान है यहाँ से हेमिस मॉनेस्ट्री जाना, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आज का जो प्लान है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है उसका ट्रैवलिंग बहुत ही आराम से होने वाला है। आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हेमिस जाएंगे, वापस आएंगे और जो हमारी बाइक्स है उसके अंदर कैरियर्स फिट करने हैं पेट्रोल के टैंक्स लगाने के लिए, जो कि हमें आगे काम आएंगे ऑफ रोडिंग के लिए, और जहाँ पे लंबे डिस्टेंस तक पेट्रोल पम्प नहीं आने वाले हैं। तो बस आज का प्लान ये है। अभी चलते हैं यहाँ से हेमिस मॉनेस्ट्री।
लद्दाख के आज तीसरे दिन पे हमने हेमिस जाना इसीलिए डिसाइड किया था क्योंकि हेमिस ले और कल विजिट किए हुए लामायुरु के कंपेयर में सी लेवल से ऑलमोस्ट सेम हाइट पे था। EMS से बचने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था कि लद्दाख आने पे पहले कुछ दिन हम लोग ले सिटी जिस हाइट पे बनी हुई है उसी हाइट के आसपास घूमना प्रेफर करें, जिससे कि हमारी बॉडी को यहाँ के कम ऑक्सीजन वाली हवा की अच्छे से आदत हो जाए। ले सिटी से हेमिस जा रहा आज का ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा इजी था। ना ही कोई मुश्किल चढ़ाई थी और ना ही कहीं पे सीरियस ऑफ रोडिंग थी। पूरा रास्ता काफ़ी ज़्यादा सीनिक है और जगह जगह पर आपको यहाँ काफ़ी सारे फोटोजेनिक लोकेशन भी मिलेंगे। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस अमेजिंग सी राइड के बाद हम लोग पहुँच चुके थे एक ऐसे गांव में जो लिटरली पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जो मोनेस्ट्री है वो सबसे रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख के अंदर। बट उसके पीछे का रीज़न कि क्यों इतनी ज़्यादा रिच है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो मोनेस्ट्री जो है वो पहाड़ों के ऐसे पहाड़ों के अंदर छुप के बनाई गई है। तो जैसे कि पहले के टाइम पे मंगोलियन वॉरियर्स और द्रुकपा वॉरियर्स का जो इन्वेजन होता था मोनेस्ट्रीज़ के ऊपर लूट करने के लिए, तो ये मोनेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से कैमोफ्लेज थी पहाड़ों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी लूट नहीं हुई है। और ये रीज़न से ये मोनेस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मोनेस्ट्री है। इसके अलावा मोनेस्ट्री का कोर्ट यार्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लद्दाख में जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ है उसमें सबसे बड़ा कोर्ट यार्ड हेमिस के पास था। ये इतना बड़ा था कि यहाँ खड़े रहकर मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइनी फील कर रहा था। मोनेस्ट्री में वैसे तो काफ़ी सारे भगवान की मूर्तियाँ थी, लेकिन मोनेस्ट्री जिनको डेडिकेट की गई थी वो थे गुरु पद्मसंभवा। माना जाता है कि गुरु पद्मसंभवा अपने स्पिरिचुअल पावर्स से नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करके पॉजिटिव एनर्जीज़ में बदल सकते थे, और उनके इस टेम्पल को देखने की वजह से ही मैं आज हेमिस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मोनेस्ट्री किसी रीज़न की वजह से आज बंद थी। तो जो मोनेस्ट्री है वो बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लोज्ड है अभी, और रीज़न नहीं पता कि क्यों क्लोज्ड है। बट जैसे कि यहाँ पे म्यूज़ियम है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो क्लोज़ है। मेन टेम्पल है वो भी क्लोज़ है। मोनेस्ट्री क्लोज़ होने की वजह से गुरु पद्मसंभवा की उस मूर्ति को देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाती है। लेकिन मोनेस्ट्री के क्लोज़ होने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि यहाँ टूरिस्ट की भीड़ नहीं थी। भीड़ ना होने की वजह से यहाँ की चीज़ों को हमें सुकून से देखने का मौका मिला। ऐसे ही यहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए यहाँ की दीवार पे बनी इस पेंटिंग ने हमारा ध्यान खींचा। ये था भवा चक्रा, मतलब व्हील ऑफ लाइफ। बुद्धिज़्म में इस पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके अंदर बनी इस छोटी छोटी पेंटिंग से देखने वाले को ये समझाया गया है कि कैसे एक इंसान के कर्म और उसके माइंडसेट के ऊपर उसकी लाइफ के सुख और दुख दोनों डिपेंड करते हैं। सेंटर में बने ये 3 एनिमल के रूप में एक इंसान की लालच, अज्ञानता और उसका गुस्सा दिखाया है। उसके बाहर 6 अलग हिस्सों में मेंटल स्टेट को अलग अलग तरीके से दिखाया है, जहाँ गुस्से में दूसरों को हार्म करना, खुश होने पे कैसे चीज़ों को इग्नोर करना, लालच के टाइम पे कभी ना ख़त्म होने वाली भूख, और जेलसी के टाइम पे कैसे दूसरों को नीचे गिराना दिखाया है। ये पूरी पेंटिंग एक डेंजरस सी दिखने वाली फिगर ने अपने हाथों में होल्ड करके रखी है। ये थे यमा। यमा के हाथों में ये पूरे व्हील ऑफ लाइफ को होल्ड करना दिखाता है कि लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। तो अभी हम लोग ले के अंदर पहुंच गए हैं और बाइक तेंजिन भाई को दे दी है, जिसके अंदर अभी एडजस्टमेंट्स करने हैं ब्रेक वगैरह के, और जो पेट्रोल और पीछे का जो कैरियर होता है वो सब लगाना है। तेंजिन भाई को बाइक्स देने के बाद हम लोग पहुंचते हैं ले मार्केट में, जहां कुणाल का घर से लाया हुआ जैकेट उसको ठंड से उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था।
इसीलिए आर्मी के जनरल स्टोर से हमने बॉडी को गर्म रखने के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग की। तो आर्मी स्टोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल रेट पे सब कुछ मिल रहा है। जैसे मैंने ये ग्लव्स ख़रीदे जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और 150 रुपये मिले। एक्चुअली में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है चीज़ों की और कम रेट है। तो कुछ भी अगर आप मिस कर रहे हो तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अभी फ़िलहाल तेंजिन भाई के वहाँ पे जाएंगे और बाइक्स कलेक्ट करके पेट्रोल भराएंगे और कल के लिए रेडी रखेंगे बाइक। तो तेंजिन भाई ने बाइक्स के अंदर जो कैरियर्स थे वो लगा दिए हैं और कल फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो राइड है वो स्टार्ट होगी। राइड मतलब कि जो बैकअप व्हीकल है वो हमारा साथ देगा और हम लोग बैकअप व्हीकल के थ्रू खारदुंगला क्रॉस करेंगे। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल। कल से एडवेंचरस ट्रिप जो होती है वो स्टार्ट होने वाली है। लद्दाख वाली जो एडवेंचरस ट्रिप वो कल से स्टार्ट होगी। बहुत हैवी है बाइक और मुझे नहीं पता कि ये लोग एक गाड़ी के अंदर 2 बाइक कैसे फिट करेंगे, क्योंकि हिमालयन काफ़ी बड़ी होती है और जो बैकअप व्हीकल आया है उसका पीछे का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, बट हिमालयन काफ़ी ज़्यादा हैवी है। देखते ही देखते तेंजिन भाई और उनके बुलाए हुए टेम्पो ड्राइवर्स ने मिलके चारों बाइक्स को 2 अलग अलग गाड़ियों में फिट कर दिया। अभी कुछ ही घंटों में लद्दाख की हमारी सबसे एडवेंचरस और सबसे मुश्किल जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए सबसे पहले हमें 3 से 4 घंटे की इस माइटी खारदुंगला की चढ़ाई को कवर करना था। वेदर अपडेट ये था कि पिछले कुछ दिनों से खारदुंगला पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी थी और उसी वजह से हमें बैकअप व्हीकल का यूज़ करते हुए खारदुंगला क्रॉस करना पड़ रहा था। जैसे जैसे ले सिटी दूर जा रही थी और खारदुंगला पास आता जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे लगने वाली ठंड तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। खारदुंगला का ये रास्ता दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे रास्तों में से एक था, जहाँ पहुँचने के लिए हमें यहाँ बनाए हुए इन कर्वी रास्तों से होते हुए हाइट गेन करनी थी। ले से निकले हुए अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था कि मोशन सिकनेस की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होना स्टार्ट होता है। नौजिया की इस फीलिंग्स को कम करने के लिए हम लोग खारदुंगला पहुंचने से पहले रास्ते में आने वाले एक छोटे से व्यू पॉइंट पे रुकने का सोचते हैं। तो मोशन सिकनेस फील हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा गाड़ी में बैठ के। अच्छा, उस तरफ खारदुंगला की साइड है और देखो कैसा हो रहा है स्नोफॉल। व्यू ऑफ प्रशांत, मोशन सिकनेस हो रहा है तुझे? थोड़ा मुझे भी हो रहा है। मोशन सिकनेस के ये 2 दवाई लिया तूने? दवाई निकलते वक्त लिया था, पर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मुझे भी हो रहा है, पर कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नया व्यू पॉइंट है जो लास्ट टाइम पे नहीं था हम लोग जब आए थे। ये काइंड ऑफ ऐसा है कि यहाँ से लेह का जो लेह सिटी है उसका व्यू पॉइंट है, जो लास्ट टाइम हम लोग आए थे तब नहीं था, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी अच्छा मतलब व्यू पॉइंट है। नया व्यू पॉइंट बनाया है। ये देखो कैसे लूप है, वहाँ पर है लेह सिटी और ऊपर आने के लिए कैसे लूप्स बनाए हैं, दिख रहा हो? ये ऐसे रास्ता है, ऐसा करके घूमते घूमते हम लोग ग्रेजुअली हाइट गेन करते हैं। तो यहाँ से स्नो चालू हो गया है, देखो थोड़ा थोड़ा स्नो यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया। ले सिटी के इस सुंदर से व्यू पॉइंट तक पहुँचने में ही मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। कंटिन्यूस चढ़ाई और यहाँ के शार्प टर्न की वजह से मुझे मोशन सिकनेस हो रखी थी, जिसको ठीक करने के लिए मुझे दवाई लेनी पड़ती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए रास्ते में दिखने वाली बर्फ़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही थी। चारों तरफ अब सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इस नज़ारे को देखते हुए मुझे समझ आया कि आगे की हमारी लद्दाख की जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली। खारदुंगला के पास आते ही अब यहाँ के रास्तों पे ब्लैक आइस दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये बर्फ़ वही थी जो रोड की सरफेस पे एक बहुत ही पतली लेयर की तरह थी।
जो वैसे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पहाड़ों में इसी की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। खारदुंगला के रास्तों पे जमी हुई ये ब्लैक आइस ही रीज़न थी जिसकी वजह से तेंजिन भाई ने हमें बैकअप व्हीकल अरेंज करके दिया था। ऐसे में हमारे ड्राइवर्स काफ़ी स्लोली और केयरफुली ड्राइव करते हुए हमें खारदुंगला टॉप पे पहुंचाते हैं। हम लोग फाइनली खारदुंगला पे पहुंच चुके हैं और खारदुंगला की हाइट का अंदाज़ा आपको अगर नहीं है तो मैं समझाता हूँ। अगर हमारा घर यहाँ पर है और डोमेस्टिक फ़्लाइट इंडिया में यहाँ पर उड़ रही है तो हम लोग ठीक उसके बीच में है। तो इतना ज़्यादा हाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन सी लेवल से 50% कम होता है। तो यहाँ पर आप अगर आते हो तो ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट और फालतू की हरकतें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मोशन सिकनेस या फिर EMS और हेडेक हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मोशन सिकनेस की वजह से। सर दर्द के अलावा भी मुझे थोड़ा मज़ा तो आ रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्नो इतना ज़्यादा मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। इतने ऊपर आने के बाद भी मेरे सर दर्द की वजह से मैं खारदुंगला को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन इतनी सारी बर्फ़ को पहली बार देखकर मैं मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पर खड़े रहकर इस चमकती हुई सफ़ेद चादर को देखना सच में ऐसा फील दे रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में था। खारदुंगला पे कुछ देर इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे की बची हुई जर्नी शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में गिरी हुई बर्फ़ को हटाने की वजह से हमें थोड़ा सा डिले होता है। खारदुंगला से डिसेंड करते हुए कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बैकअप व्हीकल के ड्रॉप पॉइंट पे, जो था खारदुंगला का नॉर्थ साइड, जिसको यहाँ नॉर्थ पुल्लू कहा जाता है। छोड़ना आगे ना ये वाला हमारी बाइक्स को बैकअप व्हीकल से उतारने के बाद हम सभी ने अपना अपना सामान जल्दी से बाइक्स के ऊपर लगाया। फिर नॉर्थ पुल्लू पे बनी हुई दुकानों में एक छोटा सा चाय ब्रेक लेने के बाद फाइनली हमने हमारी आज की राइड स्टार्ट की। आज की इस राइड का डेस्टिनेशन था नुब्रा वैली का सबसे बड़ा गांव दिस्कित। दिस्कित फेमस था एक ऐसी बुद्धा की मूर्ति के लिए जो पूरे लद्दाख में सबसे बड़ी मूर्ति थी, और उसी को देखने के लिए हम लोग आज दिस्कित जा रहे थे। नुब्रा वैली के इन कर्वी रास्तों से डिसेंड करते हुए और यहाँ पर घूम रहे काफ़ी सारे याक्स को देखते हुए हम लोग कुछ ही घंटों की राइड के बाद पहुँचते हैं दिस्कित। तो मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो वो है लद्दाख की वन ऑफ द आइकॉनिक जगह जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस बुद्धा के स्टैचू के लिए। तो ये जो बुद्धा है वो है मैत्रेय बुद्धा, और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जगह पर मतलब खड़े रह के अगर आप यहाँ से नज़ारा देखोगे तो जो नुब्रा वैली है वो उसका इतना ओपन मतलब वास्ट जो पैनारोमिक व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है यहाँ पर, और स्पेशली सनसेट के टाइम पे और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। दिस्कित का ये बुद्धा करीब 100 फीट ऊंचा था, जिसको लद्दाख में सबसे बड़ा स्टैच्यू माना जाता है। यहाँ से नुब्रा वैली का नज़ारा सच में देखने लायक था। कुछ देर तक यहाँ से वैली के इन सुंदर और शांत नज़ारों को एंजॉय करने के बाद हम लोग बुद्धा के अंदर बने मंदिर को देखने जाते हैं। तो बुद्धा की जो बैक साइड है उसके पीछे ही एक मतलब स्टैचू के अंदर एक जाने वाली जगह है जहाँ पर अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। बुद्धा के इस मैसिव स्टैचू के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग भगवान के फोटोज़ और स्टैच्यूज़ थे, जिसमें ये स्टैचू था गुरु पद्मसंभवा का, जिनको आप उनके हाथ में पकड़ी हुई इस स्कल वाली छड़ी से पहचान सकते हो।
एमिस के टाइम पे पद्मसंभवा की उस मूर्ति को देखने की जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो आज यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई फील हुई। स्टैच्यू को अंदर से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग दिस्कित की मॉनेस्ट्री देखने जाते हैं जो कि यहाँ के इन पहाड़ों की एज पे बनाई गई थी। मॉनेस्ट्री में ऊपर आते आते सबकी सांस फूल रही है। यहाँ की सीधी चढ़ाई और ऊपर चल रही तेज ठंडी हवाओं के कारण हम सभी को यहाँ ऊपर आने में काफ़ी दिक्कत हुई। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ के फेमस बुद्धा स्टैच्यू को देखकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग होते हैं जो मॉनेस्ट्री तक आने की कोशिश करते हैं। मॉनेस्ट्री के अलग अलग रूम्स को हमने एक्सप्लोर किया और सच कहूँ तो अभी तक की जितनी भी मॉनेस्ट्रीज़ मैंने देखी थी उसमें यहाँ की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा प्योर और पीसफुल लगी। मॉनेस्ट्री से ही सनसेट को देखने के बाद हम लोग पहुंचते हैं दिस्कित के आज के हमारे स्टे पर। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो भी लद्दाख घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप दिस्कित में आओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड टाइम पे रहती है पूरे दिस्कित के अंदर, ठीक है। तो सुबह 6 से 8 मतलब 2 घंटा और शाम में 5 से 11 बजे तक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रहती है पूरे दिस्कित के अंदर। और ये मतलब सारे गेस्ट हाउस के अंदर है। अगर जैसे कोई गेस्ट हाउस होगा जिनके पास जनरेटर है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको 2 घंटा दे देगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये है काराकोरम गेस्ट हाउस, हम लोग यहाँ पर रुके हैं और वो लोग एक्स्ट्रा 2 घंटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग खाना वाना खाएँगे और अपने डिवाइस चार्ज करेंगे ऑब्वियसली, और फिर कल के लिए रेडी हो जाएंगे। कल हम लोग जाएंगे तुर्तुक। गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज का दिन प्रॉब्ली पूरी ट्रिप का सबसे अलग दिन होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और डेजर्टेड है और काफ़ी रॉ फील देता है, लेकिन आज जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट होने वाला है। जैसे कि अप्रैल सीज़न के अंदर यहाँ पर लद्दाख के अंदर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है और आज जहाँ पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर वही चीज़ को हम देखने वाले हैं। वहाँ पर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग दिस्कित से निकल रहे हैं और जो सामान है, एक्स्ट्रा सामान, वो हम होटल के अंदर ही छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर एक नाइट स्टे करेंगे और कल वापस यहीं पर आने वाले हैं। अप्रैल के महीने में लद्दाख के अलग अलग गांव में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। किसी एक तारीख पे कोई एक गांव में तो किसी और तारीख पे कोई और गांव में। ऐसे ही आज के दिन के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था LOC के पास बसे एक गांव त्याक्षी में। उसी फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करने हम लोग दिस्कित से तो जल्दी निकले थे, लेकिन रास्ते में मिले ट्रैफिक और यहाँ के इन कच्चे रास्तों की वजह से हमें त्याक्षी पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। रास्ते में जब हमने लोकल से बात की तो हमें पता चला कि ये फेस्टिवल दोपहर के सिर्फ 2 बजे तक चलता है। ये जानने के बाद गाड़ी को और तेज़ी से भगाते हुए हम लोग दोपहर के करीब 1:30 बजे तक त्याक्षी पहुंचते हैं। तो फाइनली हम लोग त्याक्षी में पहुंच गए हैं और जस्ट पता चला है कि जो फेस्टिवल है वो 2 बजे तक चलेगा और अभी फ़िलहाल 1:30 हो रखा है। तो आधा घंटा है हमारे पास फेस्टिवल देखने के लिए। तो यहाँ पर ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है, लेकिन पानी का कलर देखो आप लोग, इतना साफ़ और प्योर ब्लू कलर है एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, लद्दाख के जो पहाड़ है उनका जो स्केल है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। मतलब यहाँ पर आके आप बहुत ज़्यादा टाइनी फील करते हो। ब्रिज क्रॉस करके जैसे ही हम लोग त्याक्षी गांव के अंदर पहुँचे वैसे ही हमें फेस्टिवल के गानों और यहाँ के लोगों की चहल पहल की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है।
कुछ देर तक चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं फेस्टिवल के मेन एरिया में, जहां पहुंचकर देखा तो काफ़ी बड़ी भीड़ एक लोकल सिंगर के परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही होती है और साथ में गांव के लोगों ने ट्रेडिशनल बल्तिस्तानी कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर एंजॉय करते हुए हमें पता चला कि गांव के लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया था जहाँ ट्रेडिशनल बल्तिस्तानी खाने की डिशेस को सर्व किया जा रहा था। खाने की स्टॉल पे लगी इस लाइन में खड़े रहकर सारी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा लिया और उनके बारे में जानने के लिए गांव के एक लोकल से बात करने का ट्राई किया। एक्सक्यूज मी भाई, आप ये बता सकते हो क्या क्या है? ये है समिक। समिक, हाँ। अच्छा। और ये है नस बलय। नस बलय, जी। ओके। और ये है प्रकू। प्रकू, जी। ये हो गया माहुर। माहुर, जी। ओके। ये हो गया फड़िंग बले, फड़िंग कछू। फड़िंग कछू, हाँ, फड़िंग कछू ये एप्रिकॉट है। समझने में काफ़ी मुश्किल नामों वाली ये चीज़ें भले दिखने में टेस्टी नहीं थी, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा अमेजिंग थी। तो हम सब ने खाना खा लिया है और खाना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। जो खाना था वो यहाँ पे उगने वाली चीज़ों से बनाया था, जैसे कि बकवीट, जो कि यहाँ का फेमस है। बकवीट की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो उसी रिलेटेड और एप्रिकॉट रिलेटेड काफ़ी सारी मल्टीपल डिशेस बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सारी चीज़ें प्योर वेज थी, तो एक तो हाफ टेंशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल जो फेस्टिवल की वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। म्यूज़िक चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है। तो यहाँ पर मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था फेस्टिवल का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के इस फेस्टिवल में हम सभी को भले मज़ा आया हो, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो अधूरी रह गई थी वो थी यहाँ के इन एप्रिकॉट के पेड़ों को सफ़ेद और गुलाबी रंगों के फूलों से सजा हुआ देखना। यहाँ आके हमें पता चला कि फेस्टिवल भले अप्रैल महीने में मनाया जाता हो, लेकिन यहाँ के इन पेड़ों पे फ्लावर्स की ब्लूमिंग सभी गांव और सभी एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। जहाँ ज़्यादा धूप हो वहाँ फ्लावर्स की ब्लूमिंग जल्दी हो जाती है और यही रीज़न था कि इस बार त्याक्षी के इन एप्रिकॉट के पेड़ों पे फ्लावर्स की ब्लूमिंग हमारे यहाँ आने से पहले हो चुकी थी। फेस्टिवल को देखने के बाद हम लोग त्याक्षी के आगे एक छोटा सा गांव था जो हमारे एलओसी के बिल्कुल पास में था। सुना था वहाँ से एलओसी भी देखने मिलती है, इसीलिए हम लोग आज रात की रुकने की जगह देखने से पहले वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। थांग नाम के इस गांव में एलओसी बिल्कुल पास में थी, जहां से एलओसी की बॉर्डर और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप बहुत ही इजीली देख सकते हो। वहां की इस लेडी गाइड ने हमें दूसरी और बनी चीज़ों को समझने में हेल्प की, जहां हमें इंडियन आर्मी के बंकर्स और दूसरी साइड पीओके के बंकर्स भी देखने मिले। फिर उसी लेडी की एक छोटी सी शॉप से हमने घर के लिए खाने की चीज़ें खरीदी जो लोकली प्रोड्यूस की गई थी। एलओसी को देखने के बाद हम लोग फाइनली तुर्तुक में आए और यहाँ पर हमने आज रात रुकने का प्लान बनाया। तो फाइनली हम लोग तुर्तुक में आ गए हैं और काफ़ी देर हो गई हमें आते हुए। और अभी का प्लान ये है कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ठंड है बाहर, तो रूम के अंदर हीटर वगैरह चल रहा है। तो हमारा प्लान ये है कि यहाँ होम स्टे के अंदर ही हम लोग खाना खा लेंगे और आराम करेंगे। कल सुबह हम लोग निकलेंगे तुर्तुक विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। अब आज के दिन के लिए हमने तुर्तुक गांव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था, लेकिन होम स्टे के ओनर से हमें पता चला कि गांव के ऊपर के साइड में बने हुए खेतों में अभी भी कुछ पेड़ ऐसे हो सकते हैं जहां एप्रिकॉट के फ्लावर्स की ब्लूमिंग को देखा जा सकता है। अब ये जानने के बाद हमारे मन में कल की जो अधूरी इच्छा थी उसको पूरा करने हम लोग प्लान बनाते हैं यहाँ के इन खेतों से हाइक करते हुए उस जगह को ढूंढने का। गांव के लोगों से रास्ता पूछते हुए और कुछ देर की इस पीसफुल सी हाइक के बाद हम लोग फाइनली पहुंचते हैं तुर्तुक गांव के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जहां पहुंचकर देखा तो अभी भी काफ़ी सारे पेड़ उस गुलाबी रंगों के फूलों से सजे हुए थे।
एप्रिकॉट की जो ब्लूमिंग है वो फाइनली तुर्तुक में हमें देखने मिली। काफ़ी सारे फ्लावर्स है वाइट एंड पिंक कलर के, और अभी भी काफ़ी सारे फ्लावर्स पेड़ों के ऊपर है। तो जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनके जो पेटल्स है वो ज़मीन के ऊपर गिरे हुए हैं। ब्लू स्काई है, उसके साथ पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, और ज़मीन पे खेती हो रखी है तो उसका जो ग्रीनरी होता है वो, और बैकड्रॉप में बड़े बड़े माउंटेन्स। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तुर्तुक ऐसा गांव है ना जहाँ पर घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब पैदल घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। आजू बाजू से वाटर स्ट्रीम जा रही है, उसका आवाज़ आ रहा है, और पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा थेरेपी टाइप फील होता है। एप्रिकॉट्स के इन फूलों को देखने के बाद हम लोग गांव में नीचे की तरफ वापस आते हैं, जहां तुर्तुक से निकलने से पहले हमें यहाँ के फेमस बाल्टी खाने को ट्राई करने का मन करता है। तुर्तुक 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले बल्तिस्तान रीजन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस वॉर के दौरान हमारे इंडियन आर्मी ने पुश करके तुर्तुक को इंडिया के अंडर में ले लिया। बल्तिस्तान का पार्ट होने की वजह से आज के टाइम में भी यहाँ के लोगों के खाने पीने और रहने के तरीक़ों में आपको बल्तिस्तान की वही झलक देखने मिल जाएगी। और वही बाल्टी खाने की तलाश में गांव में घूमते हुए हम लोग पहुँचते हैं यहाँ के सबसे फेमस कैफ़े में। तो हम लोग यहाँ पर तुर्तुक के अंदर बाल्टी किचन करके कैफ़े है जहाँ पर आए हैं, और ये जो कैफ़े है वो सबसे फेमस यहाँ का माना जाता है। अगर आप यहाँ पर किसी लोकल को पूछोगे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना कहाँ पर मिल सकता है तो वो लोग बाल्टी किचन ही सजेस्ट करेंगे, और हम लोग एग्जैक्टली वहीं पे आए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग ने ऑर्डर किया है कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे उगाई जाती है, बकवीट की फार्मिंग होती है, तो उसी रिलेटेड यहाँ की डिशेस है वो ट्राई करेंगे। उसके अलावा एप्रिकॉट रिलेटेड भी अगर कुछ हुआ तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मिल रही काफ़ी सारी डिशेस में से कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की, जिसमें ये थी बकवीट और वॉलनट से बनी हुई डिश परखू, जो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। इसके अलावा बाले नाम की एक सूपी डिश और याक के दूध से बने हुए चीज़ वाला ये पास्ता। देखने जाए तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, और कैफ़े से पहाड़ों का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था। पेट पूजा करने के बाद यहाँ के बल्तिस्तानी घर कैसे होते हैं ये जानने के लिए हम लोग पहुँचते हैं गांव के एक पुराने घर में, जिसको घर के लोगों ने एक म्यूज़ियम में बदला हुआ था। तो यहाँ पर जो पुराने घर है, मतलब जो पुराना घर हम हेरिटेज हाउस देखने आए हैं, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि पूरा जो घर है 2 माले का है। दोनों जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाइट वाइज काफ़ी कम है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट खड़ा भी हूँ तो देखो ये इस तरीके का है, और इसके पीछे का भी एक काइंड ऑफ साइंटिफिक रीज़न है कि जितना हाइट अगर कम होता है तो जो गर्म हवा होती है वो ज़्यादा नीचे तक रहती है, जिससे घर ज़्यादा गर्म रहता है। और उसी रीज़न से पहाड़ों के घर, जैसे आप हिमाचल में जाओगे और स्पेशली यहाँ पर लद्दाख के अंदर, तो घर जो होते हैं उसकी जो छत होती है वो उसकी हाइट कम होती है कि घर ज़्यादा गर्म रहे। ये है यहाँ ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका लिविंग रूम, और अगेन सेम कंसेप्ट कि अगर लिविंग रूम के अंदर गर्म हवा है तो जितनी हो सके उतनी कम गर्म हवा बाहर जाए, इस रीज़न से कितनी छोटी सी विंडो बना रखी है। तुर्तुक के इस पुराने घर और उसमें रखी चीज़ों को देखकर उनके कल्चर के बारे में जानना जितना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, उतना ही इंटरेस्टिंग एक आइडिया मुझे आया जब मैंने इस पुराने ट्रेडिशनल कपड़े को देखा। तो ये है पुराना ट्रेडिशनल क्लोथ। अब मुझे पहनने का मन किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहन नहीं सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं इसका फ़ोटो खींचता हूँ और AI के थ्रू मैं इसको पहनने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। सुमित बता, ये क्या था यहाँ पर? पुराने ज़माने में वो घास थे ना, तो सीधा इधर से नीचे डालते थे अपने। तो नीचे मतलब बेसिकली अपनी जो गाय वगैरह रहती थी वो था। हाँ। तो मतलब घर वालों को नीचे जाना ना पड़े, इसलिए यहाँ से ही सीधा गाय को नीचे मतलब खाना डायरेक्ट डाल देते हैं। इंटरेस्टिंग।
तुर्तुक का मेरा विज़िट हो गया है। अब मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप लोग भी तुर्तुक आ रहे हो तो मेन रोड पे होटल्स है, उसको स्किप करके गांव के अंदर के जो होम स्टेज़ है उनके साथ रुको, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। और एक नाइट यहाँ पर स्टे करने का प्लान करो, उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करके रखो, उससे आप गांव को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे वापस डिस्कित। तुर्तुक में एक रात रुकने की वजह से हमें मौका मिला सुबह आराम से उठकर इस काफ़ी सुंदर और शांत गांव को एक्सप्लोर करने का। अब यहाँ से हमें आज पहुँचना था वापस से डिस्कित के उसी होटल में जहाँ कल हमने हमारा सामान छोड़ा था। वैसे तो तुर्तुक से डिस्कित का रास्ता सिर्फ 100 किलोमीटर का था, जिसको कवर करने में 3 घंटे के आसपास का समय लगता है। लेकिन जब रोड ट्रिप लद्दाख की हो तो सिर्फ किलोमीटर से टाइम का अंदाज़ा लगाना सही नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ है। इस रूट पे अभी भी काफ़ी सारी जगहों पर रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रास्ते के पैच ऐसे थे जहां सिर्फ ऑफ रोडिंग थी। ऐसे ही रास्ते का एक पैच आया जहां रोड के कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा रास्ता बंद करके रखा था, जिसको ओपन होने में करीब 1 घंटे का समय लगा। अब ये सब होने की वजह से आज की ये 100 किलोमीटर की राइड हमारा पूरा दिन खा जाती है और ऐसे डिस्कित पहुंचने में हमें काफ़ी लेट होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डिस्कित से और आज का जो टारगेट है वो है पेंगोंग लेक। और पेंगोंग लेक से जाने से पहले, अब जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया है तो यहाँ से पेट्रोल पंप का जो इश्यूज़ है वो स्टार्ट होता है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा पेट्रोल पंप आने के। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बाइक्स के अंदर पेट्रोल थोड़ा बहुत कम हुआ है वो भरा देंगे और जो एक्स्ट्रा जेरी कैंस कैरी कर रहे हैं हम लोग उसको भी फुल करवा लेंगे। इसके अलावा आप लोग डिस्कित आ रहे हो तो मेरे पीछे आप लोग जो होटल देख रहे हो वहाँ पे रुक सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था और खाना वाना बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली बताऊँ तो लोकेशन के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था। ट्रिप के आज 7वें दिन पे हमारे अंदर की एक्साइटमेंट एकदम पीक पे थी। आज हमें जाना था पेंगोंग लेक, जो कि लद्दाख की सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन थी। पेंगोंग की तरफ जाना मतलब असली एडवेंचर और लद्दाख की वो जो रॉनेस होती है उसको फील करने जैसा था। डिस्कित से निकलकर हम सब ने हमारी बाइक्स और जेरी कैंस के अंदर पेट्रोल को फुल करवा दिया, क्योंकि अगला जो पेट्रोल पंप था वो करीब 400 किलोमीटर के बाद न्योमा में हमें मिलने वाला था, जहां पहुंचने में अभी 3 दिन और लगने वाले थे। डिस्कित से पेंगोंग का ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। एक पल में एकदम स्मूथ रास्ता जहां गाड़ी भगाने में हम सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, तो वही रास्ता अचानक से काफ़ी बड़े पत्थर और मिट्टी से भरा हुआ एक ऑफ रोड एडवेंचर बन जाता था। हम सभी अपनी अपनी बाइक राइड्स का मज़ा ले रहे होते हैं। ऐसे में वरुण और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ग्रुप के बाकी के मेंबर्स से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, जहां हम दोनों शोक गांव के इस टर्न पे पहुंचते हैं। अब इस टर्न पे बनाए हुए साइन बोर्ड के हिसाब से पेंगोंग जाने वाला रास्ता सीधा जा रहा होता है। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए वरुण और मैं वही सीधे जाने वाले रास्ते पे आगे निकल जाते हैं, ये सोचकर कि ग्रुप के बाकी के मेंबर्स भी उसी साइन बोर्ड को देखकर वही रास्ते पे आगे आ जाएंगे। इसी रास्ते पर काफ़ी देर तक आगे जाने के बाद हम दोनों ग्रुप के बाकी के मेंबर्स का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। को देखा था नहीं करना। काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहकर हमने उनका इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आया।
अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी चिंता होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम दोनों वापस से उसी टर्न पे पहुँचते हैं, ये उम्मीद में कि शायद हमारे दोस्त रास्ता भटकने की वजह से यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी नहीं होता। उनको ढूंढने के चक्कर में वरुण डिस्किट जाने वाले उल्टे रास्ते पे काफ़ी दूर तक उनको देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी नज़र नहीं आता। नेटवर्क ना होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन और मन में दोस्तों को लेके काफ़ी बुरे ख्याल आना शुरू हो चुके थे। ये सब चल ही रहा होता है कि उस टर्न पे एक लोकल से जब इस सिचुएशन के बारे में बात की, तब पता चला कि ये दोनों रास्ते आगे जाके दुर्बुक नाम के गांव में मिलने वाले थे। ये सुनने के बाद हम दोनों डिसाइड करते हैं अलग अलग रास्ते से होते हुए जाना और वापस से दुर्बुक में एक साथ मिलना। 154 है, 254 तक हम नहीं मिले तो वापस आ रहे हैं। चल 254 तक वहाँ वेट कर। हाँ चल। लोकल की बात को मानते हुए वरुण पहाड़ के नीचे वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है और मैं पहाड़ के ऊपर वाले रास्ते से आगे निकलता हूँ। करीब 30 से 40 मिनट तक की ये टेंशन से भरी सोलो राइड के बाद हम दोनों दुर्बुक में मिलते हैं, जहाँ मेरे फ़ोन में नेटवर्क आने की वजह से लद्दाख के व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज मिलता है कि तीनों दोस्त दुर्बुक से आगे निकल गए थे और ग्रुप से अलग होने की वजह से अब सीधा पैंगोंग पहुंचकर हमारा इंतज़ार करेंगे। ग्रुप में मैसेज किया कि वो लोग दुर्बुक से आगे निकल गए, तो अभी उनको मैसेज मैंने ये किया है कि भाई दुर्बुक में वापस आ जाओ। वे यार चल मैं करता हूँ कॉल, ठीक है, बस ऐसे ही कॉल से यार पहला ग्रुप का मैसेज आ गया। तो फाइनली वरुण और मैं जो अलग अलग रास्ते से गए थे तो दुर्बुक के अंदर हम मिल चुके हैं और यहाँ पर लकीली एयरटेल का नेटवर्क आ रहा था जो कि मेरा था। तो उन लोगों का मुझे मैसेज मिला है कि वो लोग डायरेक्टली पैंगोंग के अंदर मिलेंगे, तो उनको भी हमने मैसेज कर दिया है पैंगोंग में मिलेंगे और यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे। होपफुली वो लोग वहाँ पर हम लोग को मिल जाए। इतनी सारी टेंशन को झेलने के बाद उसी कैफ़े पे एक छोटा सा ब्रेक लेके हम दोनों आगे की पैंगोंग तक की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पैंगोंग लेक के एंट्री पॉइंट पे नेटवर्क मिलने की वजह से व्हाट्सएप ग्रुप में हमें आगे की अपडेट मिली। फिर खोए हुए दोस्तों को ढूंढने के बाद हम सभी साथ में ड्राइव करते हुए मीराक नाम के गांव में पहुंचते हैं। तो फाइनली हम लोग पैंगोंग पहुंच चुके हैं और सुमेश, प्रशांत और कुणाल भी आ चुके थे। हमसे पहले वो लोग पैंगोंग पहुंच चुके थे, लेकिन पैंगोंग का जो एंट्रेंस था वहाँ पर वो लोग रुके थे और हम लोग जैसे ही पहुँचे तो मिल चुके थे। हम लोग मिले और फिर वहाँ से हम लोग सीधा 15 किलोमीटर आगे मीराक जो गाँव है वहाँ पर आए हैं और एक अच्छा सा होम स्टे हम लोग को मिल चुका है। और होम स्टे का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लेक भी बहुत ही पास में है। आज की इतनी लंबी राइड के बाद हम लोग रूम में ही आराम करते हैं और रात को होम स्टे का खाना खाकर अगले दिन जल्दी उठने के लिए सो जाते हैं। वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ है उसी के जस्ट पीछे सनराइज़ होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन बादल की वजह से सनराइज़ उतना अच्छा नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है और एग्जैक्टली वहीं पे आने वाला है, बट वहीं पे सबसे ज़्यादा क्लाउड्स है, तो मुझे नहीं लगता कि आज अच्छा सनराइज़ देखने मिलेगा। बट स्टिल सुबह सुबह उठ के अच्छा लग रहा है पहाड़ों के अंदर। हमारे पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपर सनराइज़ आई थी, तो उसको ग्लो होते हुए देखना और ठंडी हवा में पूरे लेक को देखना और इस इतने
ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू को देखना भी अच्छा लग रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो ये देखो -8 हो रखा है अभी। सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड है और वीडियोस बनाने में, फ़ोन को हाथ में लेने में हाथ पूरे जम रहे हैं। पैंगोंग लेक पे सनराइज़ को देखना यहाँ आने वाले सारे लोगों की बकेट लिस्ट में शामिल होता है। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज हम लोग जल्दी तो उठे थे, लेकिन बादलों की वजह से यहाँ के सनराइज़ की खूबसूरती को उतना अच्छे से फील नहीं कर पाए। कुछ देर बाद हम सभी मिलके लेक के इस शांत और नीले पानी को करीब से देखने के लिए किनारे पे पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचकर देखा तो मेरा ध्यान जाता है यहाँ पर फैले हुए इस सफ़ेद रंग की चीज़ों पे, जिसके बारे में मैंने गूगल पे रिसर्च की तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये जो पैंगोंग लेक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है और इसका पानी यूज़ करने लायक नहीं होता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की मछली वगैरह कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे सॉल्टी वाटर कहाँ से आता है? ना कोई सी वाटर यहाँ पे कनेक्टेड है ना ऐसा कुछ है, तो इतना ज़्यादा सॉल्ट पानी के अंदर कहाँ से आया? तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे जो माउंटेन्स देख रहे हो, बर्फ़, तो वो जो बर्फ़ है वो पिघल के जब पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती है पानी के रूप में, तो पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं और उसके पत्थरों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, सोडियम, मैग्नीशियम, वो पानी के साथ बहकर यहाँ पर आ जाता है लेक के अंदर। और लेक का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, तो उस वजह से पानी यहाँ पर बढ़ता ही जाता है और जो सॉल्ट है वो भी बढ़ता जाता है और उस वजह से धीरे धीरे ये जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता जाता है। हमारे इंडिया की ये लेक पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे बनी हुई सॉल्ट वाटर लेक थी, जिसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आपको इस सूखे पड़े लैंडस्केप और यहाँ चल रही तेज़ ठंडी हवाओं से फील भी होगा। ये लेक इतनी बड़ी है कि इसका सिर्फ 30% हिस्सा ही इंडिया में कवर होता है और इस 30% को भी आप अगर चलते हुए देखने के बारे में सोचोगे तो आपको करीब 50 किलोमीटर तक पैदल घूमना पड़ सकता है। लेक पे कुछ देर बिताने के बाद हम लोग होम स्टे में वापस आते हैं, जहां ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके यहाँ के ओनर उर्ग्यंग भाई को मैंने कैमरा पे कुछ लद्दाखी लैंग्वेज में बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये है होम स्टे के ओनर और उनका नाम उर्ग्यन। तो वो कुछ लद्दाखी में आपको बताएंगे। बोलो कि मतलब हमारे होम स्टे पे आओ, बहुत अच्छा लोकेशन है और आप कभी भी आ सकते हो, वेलकम है सब कुछ आपके हिसाब से। Mimila urgen inle, dene ये homestay में यहाँ peaceful homestay, dene ngerawon sukyo na ika location nang so dona ma nyemo yo diale, dene ओके मुझे तो इतना आता नहीं है, लेकिन होम स्टे का नाम है पीसफुल होम स्टे, जो मीराक गांव है उसमें लेक के बिल्कुल पास में है। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो इस होम स्टे की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ज़रूर यहाँ पे स्टे करो, बहुत अच्छा लोकेशन है और बहुत अच्छे होस्ट भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। अभी निकलेंगे हम लोग हानले के लिए। अब जैसे कि देख रहे हो काफ़ी सारे बादल हैं, तो यार मतलब हानले जिसके लिए हम लोग जाते हैं उसके अंदर ये अड़चन रूप बादल आ चुके हैं। बस मैं विश कर रहा हूँ कि भगवान मतलब आज बादल को हटा दे और आज रात हमें स्टार गेजिंग अच्छी दिख जाए। पैंगोंग से अब नेक्स्ट जहाँ हमें जाना था वो जगह थी हानले, और हानले लद्दाख का एक ऐसा रिमोट विलेज था जो कि पूरी दुनिया में उसके क्रिस्टल क्लियर नाइट स्काइज के लिए जाना जाता है। मिल्की वे, जिसको आकाश गंगा भी कहा जाता है, अगर किसी को ये खुली आंखों से देखना हो तो इंडिया में ये लोकेशन सबसे बेस्ट थी। और उसी मिल्की वे को देखने के लिए हमने लद्दाख की इस ट्रिप में हानले को भी रखा था। पैंगोंग से निकलने के टाइम ये बादलों को देखकर मन में थोड़ी सी चिंता ज़रूर थी कि क्या हमें आज रात मिल्की वे देखने भी मिलेगा या नहीं। ये पूरी चीज़ को भगवान भरोसे छोड़कर हम सभी निकलते हैं मीराक से हानले की ओर। मीराक से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में हमें लेक के किनारे 3 इडियट्स वाली चेयर और स्कूटर्स दिखाई दी है, जिसके साथ कुछ फ़ोटोज़ और फन वीडियोज़ लेने के बाद हम लोग आगे की जर्नी दोबारा से शुरू करते हैं। अब मीराक से निकले हुए हमें कुछ ही देर हुई थी कि हम लोग पहुंचते हैं चुशुल में।
चुशुल गांव लद्दाख की एक ऐसी जगह थी जहां से हानले जाने वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। ऑफलाइन किए हुए गूगल मैप्स की वजह से हमें रास्ता तो पता चल रहा था, लेकिन हानले के साइन बोर्ड्स ना होने की वजह से हर एक टर्न पे मन के अंदर थोड़ी सी चिंता भी हो रही थी कि क्या हम लोग सही रास्ते पे है भी या नहीं। चुशुल गांव और उसके आगे आने वाला ये रास्ता एक ऐसी जगह थी जो कि एक बहुत ही बड़ा खुला मैदान जैसा था। चांगतांग वैली का ये खुला प्लेट्यू इतना विशाल था कि यहाँ पर होराइज़न काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि आसमान और यहाँ के रास्ते आगे जाके मानो एक दूसरे में मिलने वाले हो। इतने ओपन लैंडस्केप की वजह से यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और उन्हीं तेज़ हवाओं की वजह से रास्तों पे जगह जगह पर मिट्टी और ढेर सारी रेत फैली हुई थी। चुशुल से जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही लद्दाख सुनसान होता जा रहा था। ना ही कोई गांव आ रहा था और ना ही हमें दूसरी कोई टूरिस्ट की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। एक काफ़ी लंबी थकान से भरी ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग फाइनली लोमा ब्रिज पहुंचते हैं, जहां इस ब्रिज को क्रॉस करते ही अब लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो गया था। लोमा ब्रिज से हानले जाने का ये 50 किलोमीटर का स्ट्रेच उसी चांगतांग रीजन का हिस्सा था जहां कुछ ही घंटों पहले हम लोग राइड करते हुए थकान महसूस कर रहे थे। जहाँ धूल मिट्टी और तेज़ हवाएं थी, अब वही रास्ते इतने ज़्यादा स्मूथ हो गए थे कि पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस एक ब्यूटीफुल सी जर्नी जैसा फील हो रहा था। रास्ते भले ही सुंदर हो चुके थे, लेकिन इन्हीं रास्तों के ऊपर देखकर हमारे मन में वही खुशी हम लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। सुबह से दिख रहे बादल अब और भी ज़्यादा घने और काले हो चुके थे। शाम को करीब 5 बजे के आसपास हम लोग फाइनली हानले पहुंचते हैं, जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचने की खुशी से ज़्यादा हम लोग मन के अंदर एक अजीब सी सैडनेस फील कर रहे थे। फाइनली हम लोग हानले पहुंच गए हैं और एक अच्छा सा होम स्टे देख लिया है। होम स्टे ऐसा देखा है हमने कि एक खुले मैदान के पास में देखा है। खुला मैदान इसलिए क्योंकि हम लोगों को रात को स्टार गेजिंग करना है। बट एक सिचुएशन ये है कि जो क्लाउड्स है वो अभी भी वहीं पे है और हिलने का नाम नहीं ले रहे, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स है। तो हम लोग बस विश कर रहे हैं कि क्लाउड्स रात तक चले जाए और एक अच्छा सा स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस कर पाए हम लोग। पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट लोकेशन है स्टार गेजिंग के लिए हानले, और हम लोग वहीं पे आए हैं। बट अब देखना यह है कि हमारा लक काम करता है कि नहीं। देखते हैं, कुछ देर के बाद रात को हम लोग बीच बीच में उठ कर देखेंगे, और अगर कुछ अच्छा सा देखने मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड। रात के 12 बजे का अलार्म बजते ही हम सभी उठकर जल्दी से बाहर आए, जहां शाम को दिख रहे घने बादल अब थोड़े से कम नज़र आ रहे थे। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना दूर आए थे वो हमें अभी भी कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। मिल्की वे को ढूंढने के लिए जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की तब मुझे फ़ोन की एक एप्लीकेशन मिली। 12:30 बजे के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि जो मिल्की वे है वो जो पहाड़ की एज है वहाँ पर है। बट एप्लीकेशन एक मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 3 बजे का टाइमिंग में जो मिल्की वे है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो हम लोग वापस से एक बार ट्राई करेंगे 3 बजे उठकर बाहर आके देखने का कि मिल्की वे दिखाई देता है कि नहीं। ये एप्लीकेशन, ये मिल्की वे का टाइमलाइन, जैसे कि ये अभी के हिसाब से इसके आसपास है और जैसे टाइम जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो देखते हैं 3 बजे उठकर कि मिल्की वे दिखाई देता है कि नहीं। अब 3 बजे उठकर जब हम लोग बाहर आए तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। मेरे पास ना ही सही लेंस था कैमरा के लिए और ना ही एस्ट्रोफोटोग्राफी का नॉलेज।
फिर भी हमने काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये स्काई गाइड करके एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मुझे पता चला कि मिल्की वे कौन से डायरेक्शन में दिखेगा और कौन से टाइम पे दिखेगा, और ये आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे। मैंने आज शाम को ही डाउनलोड करी थी और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। उसके अलावा इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता चलेगी, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है और उस रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो मैंने एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो खींचा है ये एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो ये एप्लीकेशन का नाम है स्काई गाइड करके। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग भी मतलब यहाँ पर आओ और बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर पाओ। और हम लोग मतलब लकी मानते हैं कि रात होने तक बादल चले गए, बहुत ही क्लियर स्काई है और बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा है यहाँ पर स्टार गेजिंग का, सच में। तो आज का दिन जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप खिली है और हवा भी थोड़ी सी कम है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही हम लोग को। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं हानले की जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे जाएंगे, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पर जितना मुझे पता है उस हिसाब से अंदर जाने नहीं मिलेगा, बट इतने दूर आए हैं तो उस बड़े से टेलीस्कोप का जो स्ट्रक्चर है उसको देखना मतलब एक अंदर से क्यूरियोसिटी है। तो पहले वहाँ जाएंगे, उसको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे सोमोरेरी लेक के पास और वहाँ पर आज रात स्टे करेंगे। गाड़ी में कम हुए पेट्रोल को जेरी कैन वाले पेट्रोल से रिफ़िल करके हम लोग पहुँचते हैं यहाँ के इस ऑब्जर्वेटरी के पास। इंडिया में करीब 6 मेजर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी, जिसमें हानले की ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंडिया के अंदर सबसे ऊंचाई पे थी। अब मुझे वैसे तो लगा था कि इतने डेलिकेट और इम्पोर्टेंट मशीन होने की वजह से शायद अंदर जाना टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए अंदर जाना और इस टेलीस्कोप को बिल्कुल पास से देखना अलाउ करके रखा था। तो एग्जैक्टली वहाँ पर मिरर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से मतलब कैमरा में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी और क्रिस्टल क्लियर है एग्जैक्टली यहाँ पर। बाकी जो टेलीस्कोप का डोम है, मैं फ़र्स्ट टाइम अंदर आ रहा हूँ, मतलब मशीनरी देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसा अद्भुत लग रहा है मुझे। ये देख रहे हो, ये है उसका दरवाज़ा टेलीस्कोप के डोम का, जो ओपन होता है मोटर के थ्रू, और यहाँ से फिर वो टेलीस्कोप पॉइंट करेगा जहाँ पे भी मतलब उसको ऑब्ज़र्व करना है, पॉइंट करना है डायरेक्शन। और पूरा डोम ये दिख रहा है मोटर्स, तो मोटर के थ्रू पूरा जो डोम है वो 360 घूम सकता है। यहाँ पर मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये जगह कितनी बड़ी है, कितना स्केल उसका कितना ज़्यादा बड़ा है, मैसिव है। बट आजू बाजू मिलिट्री कैंप्स है तो उसकी वजह से मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाऊँगा यहाँ पर। अभी चलते हैं, यहाँ का विज़िट हो गया है, अभी सीधा सबसे पहले जाएंगे न्यूमा, वहाँ पे पेट्रोल भरवाना है। हानले की एक पीसफुल सी सुबह और यहाँ के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेलीस्कोप को देखने के बाद अब हम लोग निकल रहे थे हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी सोमोरेरी। सोमोरेरी जाने से पहले हमें विज़िट करना था न्यूमा, जहाँ था यहाँ का इकलौता पेट्रोल पंप। अब न्यूमा जाने के लिए कल हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से रिटर्न होते हुए पहुँचते हैं लोमा ब्रिज, जहाँ ब्रिज से लेफ़्ट साइड की ओर जाते हुए रास्ते पे आगे बढ़ते ही हमें मिलती है वही नदी जिसको हमें देखे हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। सुंदर और शांत दिखने वाली इस इंडस नदी के बाजू में गाड़ी चलाते हुए हम लोग कुछ ही देर में पहुँचते हैं न्यूमा में। तो
मेरे पीछे आप लोग जो पेट्रोल पंप देख रहे हो वो है दिस्कित के बाद आने वाला ये फर्स्ट पेट्रोल पंप जो कि न्यूमा में आता है। अब यहाँ पे हम लोग पेट्रोल टैंक को फुल कराएंगे और 2 जो जेरी कैंस है उसके अंदर पेट्रोल को फुल करा देंगे। न्यूमा के इस पेट्रोल पंप में जेरी कैंस को रिफ़िल करवा के हम लोग आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं, जहाँ कुछ ही देर में हम लोग पहुँचते हैं माही ब्रिज के इस चेक पोस्ट पे। चेक पोस्ट से आगे बढ़ते ही आता है सुमदो गांव का एंट्री पॉइंट, जहाँ देखा तो पूगा वैली और सोमोरिरी का रास्ता अलग अलग हो रहा था। अब पूगा यहाँ से कुछ ही मिनट्स के डिस्टेंस पे था, इसीलिए आज रात सोमोरिरी जाने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं पूगा वैली विज़िट करने का। और कुछ ऐसे एक सडन प्लान की वजह से हम लोग पहुँचते हैं पूगा वैली में। लद्दाख की पोगा वैली जो कि फेमस थी उसके जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कि हमारे पृथ्वी के अंदर की गर्मी की वजह से यहाँ पर एक नेचुरली बना हुआ गीज़र था, जहाँ से गर्म पानी एक फुव्वारे की तरह बाहर आ रहा था। उसी फुव्वारे को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए तो उस फुव्वारे से निकले हुए सल्फर की स्मेल हमें चारों तरफ आ रही थी, लेकिन वैली काफ़ी बड़ी होने की वजह से वो फुव्वारे का लोकेशन हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ सुमेश और कृणाल उसको ढूंढने के लिए गाड़ी से थोड़ा आगे तक जाते हैं और दूसरी तरफ वरुण इन बबल्स की तरह बने हुए घास के मैदान पे चलते हुए उसको ढूंढने का ट्राई करता है। कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद जब वरुण ने उसके फ़ोन के कैमरा से जूम करके देखने का ट्राई किया, तब जाकर उसको उस फुव्वारे का लोकेशन पता चला और फिर बाकी के लोग भी वरुण को फॉलो करते हुए फाइनली जाके उस लोकेशन पे पहुंचे। तो बड़ी मुश्किल के बाद हमने ये ढूंढा और पूरे पूगा वैली के अंदर यही इकलौता हम लोग को दिख रहा है। अब ड्रोन से तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन सिर्फ इकलौता एक ये है पानी का सोर्स जहाँ पर पानी नीचे से बाहर आ रहा है। ओ भाई अच्छा खासा गर्म है। पूगा वैली के इस छोटे से टूरिस्ट अट्रैक्शन को ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एट द एंड जब वो मिला तो हम लोग खुश थे। अब यहाँ से निकलकर हम लोग आज की जो एक्चुअल डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचने की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सुमदो गांव के वही टर्न से अब राइट साइड की ओर मुड़कर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का ये रास्ता एक ऐसी चढ़ाई थी जो हमें हर 1 किलोमीटर पे सी लेवल से ऊपर लेके जा रहा था। जैसे जैसे हम लोग हाइट गेन कर रहे थे वैसे वैसे यहाँ लग रही ठंड बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। एक टाइम के बाद ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि रास्ते के बाजू से बहता हुआ पानी भी अब कहीं कहीं पे बर्फ़ बना हुआ नज़र आने लगा था। यहाँ लग रही ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लद्दाख में अभी तक की जितनी भी जगहें हमने देखी थी उनमें यहाँ लग रही ठंड सबसे ज़्यादा वर्स्ट फील हो रही थी। गाड़ी चलाते हुए हमने पहने हुए ठंड के कपड़े भी यहाँ उतने इफ़ेक्टिव नहीं लग रहे थे। यहाँ की ठंडी हवाओं की वजह से ग्लव्स के अंदर हमारी उंगलियों में एक अजीब सी नमनेस फील होना चालू हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि ग्लव्स के अंदर ढेर सारी चींटियां हमें काट रही हो। ऐसी ठंड में गाड़ी चलाते हुए दूर हमें एक वाटर बॉडी नजर आई। पहले लगा कि सोमोरिरी लेक आ चुकी थी, लेकिन ये थी क्यागरसो, जिसका पूरा पानी बर्फ बन चुका था। इस जमे हुए पानी को देखकर हमें समझ आया कि यहाँ की ठंड इतनी ज़्यादा वर्स्ट क्यों फील हो रही थी। क्यागरसो और यहाँ आने वाला ये रास्ता सी लेवल से ऑलमोस्ट 16,000 फीट की ऊंचाई पे था। यही हाइट पे हम लोग कुछ ही दिन पहले एक बंद गाड़ी के कंफर्टेबल टेम्परेचर में बैठे हुए थे और आज उसी हाइट पे हम लोग खुले में बाइक राइड कर रहे थे
और यही रीज़न था कि यहाँ की ठंड हमें इतनी ज़्यादा वर्स्ट क्यों फील हो रही थी। ऐसी ठंड में गाड़ी चलाते हुए हम लोग फाइनली सोमोरिरी लेक पे पहुँचते हैं, जहाँ देखा तो ये लेक का पानी भी पूरा बर्फ़ बन चुका था। कुर्जुक पहुँचे जस्ट अभी, और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वरुण अभी रूम देखने गया है, और अगर सोमोरिरी लेक का व्यू देखोगे तो पूरी की पूरी लेक फ्रोज़न है अभी, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। तो फाइनली हम लोग कोरजोक में पहुँच गए हैं। कोरजोक तो सोमोरिरी लेक जो है उसके पास में एक गांव है, और हम लोग कोरजोक में आके एक अच्छा सा रूम देख लिया है। बट एक चीज़ कि जैसे ही हमने फर्स्ट व्यू देखा सोमोरिरी लेक का, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जब फर्स्ट व्यू देखा मैंने तो पूरी की पूरी लेक फ्रोज़न है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। बहुत ही क्रेज़ी व्यू है। मुझे लगा, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि पैंगोंग से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक है ये। आप मतलब जब आओगे यहाँ पर तो इसका जो स्केल है लेक का, मतलब पूरा जो व्यू है वो जब देखोगे तब आप ये चीज़ फील करोगे। और स्पेशली अगर विंटर में आ रहे हो तो पूरी लेक जब फ्रोज़न है तो यहाँ की ठंडी हवा और काफ़ी सारे बादल और हल्की सी धूप जो पहाड़ों के ऊपर गिर रही है, और उसके नीचे पूरी की पूरी लेक फ्रोज़न है, वो देखना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो फ़िलहाल मैं हूँ सोमोरिरी लेक के ऊपर, और आप देखो व्यू और टेम्परेचर लिटरली -4 के आसपास होना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, जो कि उनके किचन के अंदर होने वाला है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है कि होम स्टे में खाना क्या मिलता है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। चलते हैं खाने के लिए। बहुत ठंडा है। तो एक चीज़ मैं 2 दिन से नोटिस ये कर रहा हूँ कि पैंगोंग और सोमोरिरी लेक पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है कि जो बाथरूम के नल वगैरह है उसमें पानी बिल्कुल नहीं आता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक होम स्टे या ऐसा कुछ है, सारे गांव के अंदर जितने भी घर है वहाँ पे सेम सिचुएशन है। तो आप कोई भी होम स्टे में जाओगे तो आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो कौन से यूज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, और नल वगैरह में पानी नहीं आएगा, तो आपको बकेट के थ्रू ही आपका जो काम है वो करना पड़ेगा। इंडिया की मेजर सिटीज़ में अप्रैल महीने में टेम्परेचर जहां आराम से 30 से 40 चला जाता है, वहीं लद्दाख के इस छोटे से गांव में टेम्परेचर शायद ही 20 के ऊपर जाता होगा। ऐसे में यहाँ के होम स्टेज में आपको नल वगैरह की फैसिलिटीज़ देखने तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें पानी आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सुबह उठकर बाइक पे सामान को लगाकर हम लोग सीधा लेक को करीब से देखने के लिए जाते हैं, जहाँ इतने बड़े वाटर बॉडी को बर्फ़ बना हुआ देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमेज फील करते हैं।
जो है वो फ्रोज़न है और किनारे का जो पानी है वो जमने के बाद ऐसे ऊपर आ गया है, बर्फ़ के स्लैब्स बनकर। सोमवारीरी लेक इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स में से एक है। अगर मैं सबसे हाईएस्ट लेक की बात करूं तो वो है नॉर्थ सिक्किम की गुरु दोनमार्ग लेक आई थिंक, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आती है, और पैंगोंग से भी ये हाइट पे ज़्यादा है। तो अगर समझो कि ये लेक जैसे देखने जाए गूगल मैप्स में तो मनाली से भी काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो अगर आप लद्दाख की ट्रिप मनाली की तरफ से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि ये पास में है तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ये लेक काफ़ी ज़्यादा हाइट में है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा AMS होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उस चक्कर में फिर आगे की जो ट्रिप है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो बेटर वही होगा कि आप ले की तरफ जाओ और फिर वहाँ पर धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होने के बाद पैंगोंग वगैरह घूम कर लास्ट में यहाँ पर आओ। सोमोरिरी की इस फ्रोज़न ब्यूटी को मन भर के देखने के बाद अब बारी थी ले सिटी की ओर वापस जाने की। यहाँ से अब हमारी लद्दाख की ये ट्रिप घर की ओर वापस जाने के डायरेक्शन में शुरू होने वाली थी। अब इस सुंदर सी लेक से ले सिटी जाने के लिए वैसे तो 2 रास्ते थे, लेकिन तेंजिन भाई ने हमें चुमातांग वाले रास्ते से आने का सजेशन दिया था। उनके हिसाब से चुमातांग का ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग माहे ब्रिज से लेफ़्ट साइड का टर्न लेके चुमातांग वाले रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। अब जब से हम लोग सोमोरिरी लेक से निकले थे तब से ही मैंने मेरे दोस्तों में एक अजीब सी चीज़ नोटिस की थी। लद्दाख की ये पूरी ट्रिप में जहां हम लोग गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, वहीं आज ये रास्ते पे कोई भी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहे थे और अपनी अपनी राइड का मज़ा ले रहे थे। शायद ये चीज़ वही फीलिंग्स थी जो हर एक राइडर किसी रोड ट्रिप को ख़त्म होने पे फील करता है। ट्रिप के आखिरी दिन में इस खूबसूरत रास्ते पे गाड़ी चलाते हुए मैंने भी एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हमारी ये ट्रिप भी एक मूवी के एंडिंग की तरह थी, जहां हर एक प्रॉब्लम आने पे उसका सल्यूशन एक सही तरीके से हैप्पी एंडिंग जैसा फील होता है। वैसे ही हमारी ये ट्रिप भी कुछ उसी तरीके से एंड हो रही थी। जैसे ट्रिप के पहले कुछ दिनों में लेट उठने की वजह से हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि बॉडी को अच्छे से रेस्ट देने की वजह से हमें AMS नहीं होता। एप्रिकॉट के फ्लावर्स देखने के लिए हम लोग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, लेकिन अगले ही दिन तुर्तुक ने मन की वो अधूरी इच्छा भी पूरी कर दी। फिर हानले में स्टार गेजिंग करने के टाइम बादलों की वजह से ट्रिप खराब होती हुई फील हो रही थी, लेकिन अचानक से किसी मैजिक की तरह हमारा स्टार गेजिंग भी सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों के खो जाने की वजह से काफ़ी सारी टेंशन हमने फील की, लेकिन दोस्तों के साथ आने की वजह से ही तो ट्रिप में ज़्यादा मज़ा भी आया। कहीं पे रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे तो कहीं पे पूरे दिन भर सिर्फ ऑफ रोडिंग थी। घर के 40 डिग्री टेम्परेचर से -10 वाली एक्सट्रीम ठंड भी हमने झेली, और लास्ट में ट्रिप ख़त्म होने से पहले आज ये रास्ता जो हमने लिया वो इतना ज़्यादा सुंदर और पीसफुल फील दे रहा था कि हमारी ये ट्रिप को एंड करने के लिए इस रास्ते को ट्रिप के एंड में रखना एक सही डिसीजन फील हो रहा था। ऐसे ही इस आखिरी दिन को काफ़ी पीसफुली एंजॉय करते हुए हम लोग शाम तक ले में पहुंचते हैं। चलो एक ना खबर देख ओ तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ लालुंग ओडिसी के ऑफिस के अंदर, और ये जगह है जहाँ से हम लोगों ने लद्दाख के लिए बाइक रेंट करी थी। अभी आप लोगों को मैं मिलाऊंगा तेंजिन भाई से, जो कि वरुण और मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है लद्दाख रीजन के बारे में। तेंजिन भाई एक बार आओगे?
झूले 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 सेंटर में और सेंटर में, हाँ दोनों। झूले झूले। तो मैं एक छोटा सा कंपनी लालुंग ओडेसी रन करता हूँ लद्दाख में। रॉयल इनफील्ड मोटर बाइक टूर वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे टू लद्दाख, या श्रीनगर ऑल द वे टू लद्दाख, या जस्कर वाला रीजन, यानी कि ऑल ओवर लद्दाख में जितने भी रीजन है, चाहे आप श्रीनगर से शुरू करो या आप मनाली से या दिल्ली से या धर्मशाला से, कहीं से भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ से सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है वो विद अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैकेनिक, प्रॉपर मार्शल, प्रॉपर बैकअप होगा, फ्यूल, एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। सो इन शॉर्ट मतलब आप अगर यहाँ पर आना चाहते हो सोलो, अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, और कहीं से भी श्रीनगर या दिल्ली से कहीं से भी आप लद्दाख की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इनकी जो कंपनी है लालुंग ओडेसी, उनकी वेबसाइट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इनके गाइडेंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। थैंक यू।